नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की परीक्षा का जो आंसर की है। संपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्न की आंसर की हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए, आपने उसका क्या उत्तर दिया है और आपने ऐसा गलत उत्तर दिया है तो उसका सही उत्तर क्या होगा। और मैं आपको ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे प्रश्नों का जो स्तर होता है उसकी विशेषता होती है कि प्रत्येक विकल्प से भी एक उत्तर निकलेगा, एक अलग से प्रश्न निकलेगा, जिससे आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथियों, आज जो परीक्षा हुई सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, उसमें विभिन्न ग्रुप्स के माध्यम से हमने टेस्ट आयोजित करवाया और उसमें काफ़ी लोगों ने एग्जैक्ट, मैं अभी उसका संख्या नहीं बता पाऊंगा कि कितने लोगों ने टेस्ट दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आधे घंटे बाद मतलब 7:30 बजे आप जिस परीक्षा को, जिस लिंक के थ्रू आपने परीक्षा दी है, उस लिंक को डबल क्लिक करोगे तो आपकी ऑल राजस्थान में क्या रैंक रही आज वाले पेपर में वो आपको शो हो जाएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप में से कोई अभ्यर्थी ऐसा है जिसने टेस्ट नहीं दिया और टेस्ट देना चाहता है या हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे संस्थान से जुड़ना चाहता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के साथ साथ हमारे यूट्यूब का और हमारा जो एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज, उसका भी लिंक दे रखा है। तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसके माध्यम से आपको समय समय पे ये जो पेपर हैं ऑनलाइन मिलता रहेगा। साथ ही इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम डाल सकते थे उसकी PDF आपको मिल जाएगी और उसके माध्यम से आप जो है उसको परीक्षा को जो इसकी प्रिंट निकलवा के उसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। देखिए, पहला प्रश्न था आज का, निम्न में से किस राजस्थान निवासी को हाल ही में ट्विटर के नए CEO बनाया गया है। ट्विटर एक सोशल नेटवर्क साइट है और उसमें पराग अग्रवाल, आपको आज का जो इस प्रश्न का आंसर पराग अग्रवाल आपको करना था। अलीर कमर जो है वो भी सुर्खियों में वर्तमान में बनी हुई है, क्योंकि ये वीमेन टेनिस एसोसिएशन में टेस्ट अंक हासिल करने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। सुधीर चौधरी जो है वो आपके SMS हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं और कोविड-19 के दौरान उनकी जो सेवाएं थी वास्तव में प्रशंसनीय थी, इसलिए इनको सम्मानित किया गया था। यही वजह है कि ये चर्चित रहे। अनिल मेनन जो है वो भी हाल ही में सुर्खियों में रहे, क्योंकि जो नासा ने एक मून मिशन बनाया है जिसमें 10 सदस्य हैं, उन 10 सदस्यों में एक भारतवंशी भी है और उस भारतवंशी व्यक्ति का नाम है अनिल मेनन। इस प्रकार पहले प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर तो आपका पराग अग्रवाल हो गया, लेकिन ये जो अलीर कमर है, सुधीर चौधरी है, अनिल मेनन है, ये सारे लोग भी सुर्खियों में रहे। इस वजह से यहाँ पे एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्न तैयार होते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इटली में आयोजित पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो आयोजित हुई, उसमें शार्दुलपुर चूरू का एक पैरा एथलीट था जिसने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। और अभी ये कल ही की बात थी, इनको ये मिला है, तो वो खिलाड़ी का क्या नाम है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना था अर्जुन सिंह। नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा PDF का। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अब जो है जितने भी प्रश्न आते हैं करंट से संबंधित, उसमें ज़्यादा नहीं तो 10 प्रश्नों में 3 प्रश्न तो महिलाओं से संबंधित, महिलाओं की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न का आंसर देना था सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला का नाम बताना था। झूलन गोस्वामी आपका आंसर होगा, क्योंकि विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज झूलन गोस्वामी बनी है। अब जसप्रीत बुमराह जो हैं
वो भी अभी उन्होंने भी एक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि ये जसप्रीत बुमराह जो हैं वो विदेशी धरती पर 100 विकेट प्राप्त किए हैं, इसलिए जसप्रीत बुमराह का भी प्रश्न बन सकता है। ऋचा घोष के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि ऋचा घोष जो है 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो ये ऋचा घोष भी एक सुर्खियों का विषय बनी है। और फूलन गोस्वामी जो है ये झूलन गोस्वामी से मिलता जुलता नाम यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आयोग पूछता है जिसमें आप कंफ्यूज होके फूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी के बजाय फूलन गोस्वामी जैसे किसी नाम पे मार्क कर दें और आप लाखों लोगों से, हजारों लोगों से पीछे हो जाएं। चौथा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बजट 2022-23 का प्रश्न है। बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए साथियों, पहले 5 लाख रुपए था, अब 10 लाख रुपए इसको अभी जो 2022-23 का बजट मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जारी किया था, उसमें 5 लाख की राशि को बढ़ा के अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आपका सही आंसर करना था 10 लाख रुपए। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान सरकार ने 2022-23 के बजट में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरणों एवं अभ्यास हेतु किन 2 जिलों में आवासीय खेल अकादमी स्थापित की जाने की घोषणा की है। तो देखिए यहाँ पे 2 जिले हैं आपके, जयपुर और अजमेर। जयपुर और अजमेर में ये आवासीय खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। यहाँ पे 20-20 करोड़ रुपए का जो लागत है वो उस देने की घोषणा की गई है। और साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो भी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी होते हैं उनको 25 बीघा कृषि भूमि आवंटन संबंधी प्रावधान लेने की भी घोषणा इन्होंने की है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से हाल ही में कौन राजस्थानी वायुसेना में पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। साथियों, योगेश यादव आपके अलवर के थे और ये दिव्यांग हैं। दिव्यांग होने के बावजूद ये वायुसेना के पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। एक प्रेरणा के स्रोत योगेश यादव हैं। साथ ही आपको यहाँ पे योगेश यादव के साथ साथ कर्नल कृष्ण सिंह जो है उसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एक पूर्व छात्र हैं। अजमेर वाली जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है यहाँ के जो है एक स्टूडेंट है और उन्होंने अल्ट्रा मैराथन दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, राजस्थान से संबंधित है। इसलिए कर्नल कृष्ण सिंह भी एक प्रश्न पूछा जाने योग्य प्रश्न है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बहरहाल इस प्रश्न का अर्थात राजस्थानी कौन है जो वायुसेना के पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं, तो वो आंसर आपको बताना है योगेश यादव। सातवां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एसएससी की एक परीक्षा हुई है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, हूबहू ऐसा कैसा प्रश्न पूछा है। सातवां प्रश्न की बात करते हैं। बजट 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आपको पता है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे 30% होगा। और अगले वाले प्रश्न पे पहुंचते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ठीक है, 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा खिताब में हाल ही में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात 3 खिताब ऐसे हैं जिसपे प्रथम स्थान राजस्थान को मिला है, लेकिन एक खिताब ऐसा है जिसमें किसी अन्य स्टेट को मिला है, तो वो खिताब आपको चयन करना है। देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड राजस्थान सरकार को मिला है, बिल्कुल सही है। फिट इंडिया अवार्ड भी मिला है
और इंस्पायर अवार्ड 2021-22 भी राजस्थान सरकार को मिला है, लेकिन प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है वो राजस्थान को नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है मिला है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर का पॉइंट। बाकी नीचे जो है वो क्या है कैसे है ये सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स आपका व्याख्या वाले पार्ट में डाल दिया है, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसको आप प्रिंट आप निकलवा सकते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ बताना संभव नहीं होगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न का स्तर हमारा किस प्रकार का होता है और किस प्रकार हम आपके स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 का जीके वाले पेपर में हम किस प्रकार आपका सहयोग कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसमें मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली हरनाज संधू निम्न में से किस राज्य की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंडीगढ़ की जो है हरनाज संधू ने अभी मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इजराइल के एलात शहर में ये प्रतियोगिता हुई थी 70वें नंबर की, और इसमें चंडीगढ़ पंजाब की जो है हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये जो भी हमारे टेस्ट सीरीज में प्रश्नों का चयन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही चयन होता है, सामान्य प्रश्नों का चयन नहीं होता, ताकि आपको परीक्षा में एज इट ये प्रश्न देखने को मिले। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 प्रश्न अभी निकले हैं आपके स्क्रीन पे, उसमें से 2 या 3 प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। विभिन्न प्रकार की परीक्षा में एक में ही आपको मैं कह नहीं सकता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 10वां, निम्न में से किस उत्सव को हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं वो मैं आपको बता दूं। वैदिक जप की परंपरा जो है वो भारत की पहली अमूर्त विरासत सूची थी। ठीक है। कोलकाता का दुर्गा उत्सव इससे जस्ट पहले, जो सही आंसर होगा अभी कुंभ मेला आपका आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे कुंभ मेला आंसर होना चाहिए आपका इस प्रश्न का। बिल्कुल, कोलकाता का दुर्गा पूजा उत्सव जो है वो आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो कोलकाता का दुर्गा पूजा उत्सव यूनेस्को की विरासत सूची की अमूर्त सूची में शामिल किया गया है, और वर्तमान में 38 मूर्त और 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, जिसमें वैदिक जप की परंपरा पहला था। 6ठे नंबर पे कालेबेलिया जो नृत्य है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, और क्योंकि वो राजस्थान से संबंधित है। और वर्तमान में जो इसको शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, वो कोलकाता का दुर्गा पूजा का जो उत्सव है, दुर्गा पूजा आपका सही आंसर इसमें होना चाहिए था। अब आप देखना कि आपने इसमें क्या आंसर किया था। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि 11 नवंबर 1978 का ऑप्शन आपको मिल गया ना, तो आप प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे ही नहीं और 11 नवंबर 1978 को आप मार्क कर देंगे। अरे भाई, ये आपको नहीं करना है। ये तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की डेट है, जबकि यहाँ पे परिषद पूछा है। संस्थान और परिषद में अंतर है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपका 14 अगस्त 2018 सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है उदयपुर में की गई थी 11 नवंबर 1978 को, और इसकी एक समिति थी, मेहरोत्रा समिति, इसकी सिफारिश पे जो है ये बनाया गया था, स्थापना की गई थी।
बाद में देखिए यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 अप्रैल 2018 को एक गाइडलाइन जारी की गई थी और इसी गाइडलाइन के आधार पे 14 अगस्त 2018 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम SIERT कहते हैं, उसको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में पुनर्गठित किया गया है। तो सही उत्तर होगा 14 अगस्त 2018। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, राजस्थान में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जो ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम है जिसमें 3 श्रेणियां बनी हैं, तो पहला जो विकल्प है आपका वो था 6 से 8 कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को जो 2 किलोमीटर से अधिक आती हैं 20 रुपए प्रति छात्रा प्रति कार्य दिवस दिया जाता है। तो विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरी जो श्रेणी है कक्षा 9 से 12 तक का है और इसमें 2 किलोमीटर से अधिक आने वाली बालिकाओं को 25 रुपए प्रति छात्रा प्रति कार्य दिवस दिया जाता है। तो ये भी आपका सही है। एक तीसरा विकल्प और है कि क्षेत्रीय एवं कम आबादी, अर्थात जहां पे आबादी कम है, ढाणी है या कोई बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ कोई घर है, तो वहां पे मानदंडानुसार विद्यालय की संचालन संभव नहीं है। वहां कक्षा 1 से 8 तक की ग्रामीण छात्र की क्षेत्र की बालक बालिकाओं हेतु भी ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा दी जा रही है। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे आपके विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वो जो अभी वहां था वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी PDF आपको साथियों मिल जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। FDR के बारे में इसमें पूछा गया था कि माध्यमिक शिक्षा की बालिकाओं के प्रोत्साहन की छात्राओं हेतु FDR राष्ट्रीय योजना निम्न में से कौन सी श्रेणी पात्रता की शर्तें नहीं हैं? देखिए, बालिका द्वारा विगत सत्र में कक्षा 5 की उत्तीर्ण की हो, तो यही यहाँ पे तो गलत है, क्योंकि यहाँ 5वीं कक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। 8वीं उत्तीर्ण छात्रा को FDR की सुविधा दी जाती है। ठीक है, अर्थात 9वीं में अध्ययनरत हो और 16 वर्ष से कम आयु हो और अविवाहित हो, ये 4 शर्तें इसमें होनी चाहिए, तो उसको वो मिल जाएगी। तो ये आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 1 नंबर का, जो आपको मार्क करना था। इस योजना में जो FDR योजना में सम्मिलित जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उसमें SC श्रेणी, ST श्रेणी और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 8वीं उत्तीर्ण सभी पात्र बालिकाएं इसमें लाभ दिए हैं। और इसमें जो देय लाभ होता है वो 3000 रुपए की एक FDR देय होती है, जो 10वीं उत्तीर्ण करने एवं 18 वर्ष के हो जाने पर उसमें ब्याज के साथ वो भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार अर्थात पद्माक्षी पुरस्कार के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है और उनमें से असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, जिसको पद्माक्षी पुरस्कार भी कहा जाता है, सर्वप्रथम 2008-9 में शुरू किया गया था। तो ये विकल्प ही पहला ही गलत है, क्योंकि इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 2010-11 में शुरू हुआ था, 8-9 में नहीं। तो उत्तर तो यही हो गया आपका पहला ही। अब इसमें क्या लाभ दिए हैं? इस पुरस्कार के लिए जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका, जिसको न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, वह अगली कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, उसको पद्माक्षी पुरस्कार या इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जा सकता है। तो एक तीसरा जो है वो पहले 19 नवंबर को दिया जाता था और अब वसंत पंचमी को दिया जाता है। तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। चौथा विकल्प है 8 वर्गों में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। 8 वर्गों में कौन कौन से है? सामान्य है, SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है, OBC अति पिछड़ा SBC है, निःशक्त वर्ग है और BPL वर्ग है। इसलिए 8 श्रेणी की सभी एक छात्राओं को जिला स्तर पर प्रथम आने पर पद्माक्षी पुरस्कार या इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। 2010-11 में इसको शुरू किया गया था और
10-11 में जब शुरू किया गया था तब से लेके 2020-21 तक प्रतिवर्ष 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अब जो वर्तमान में इसकी व्यवस्था है वो बसंत पंचमी के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। 15वां प्रश्न है, आपकी बेटी योजना अंतर्गत क्रमशः कक्षा 1 से 8वीं और 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है। ये प्रश्न साथियों इस वजह से शामिल किया गया है क्योंकि हाल ही में जो बजट पास हुआ है उसमें 1000 रुपए की वृद्धि की गई है दोनों श्रेणियों में, 1 से 8 वाली में भी और 9 से 12 वाली क्लास वर्ग में भी ये शामिल किया गया, 1000 रुपए की वृद्धि की गई है। अर्थात जो है अब इसमें सही आंसर क्या होगा कि ये देखिए, इसमें बालिकाओं की आपकी बेटी योजना में अब जो व्यवस्था है वो 2100 रुपये और 2500 रुपये, तो ये 2100 पहले 1100 रुपये था, अर्थात 1000 रुपये की वृद्धि हुई है, और ये 2500 रुपये पहले 1500 रुपये था, दोनों में 1000 रुपये की वृद्धि की गई है। तो ये आपके इस प्रकार ये आंसर नंबर 1, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर आपको करना था। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूडाइस के विद्यालय कोड में गांव वार्ड के लिए कितने अंक सुनिश्चित किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना साथियों कि ये 11 अंक का एक कोड होता है यूडाइस कोड, जिसमें गांव के जो कोड होते हैं वो तो होते हैं 3 अंकों के। सबसे पहले होते हैं स्टेट के 2 अंकों के, फिर जिला डिस्ट्रिक्ट के वो भी 2 अंकों के होते हैं, फिर ब्लॉक के वो भी 2 अंकों के होते हैं, ब्लॉक के बाद में गांव के 3 अंकों के होते हैं, और फिर स्कूल के 2 अंकों के होते हैं। अब देख लो 2, 2, 4, 6, 9 और 2, 11, तो 11 अंकों का वो होता है जिसमें केवल गांव के ही 3 अंक का कोड होता है, बाकी सारा जो है ना वो 2 अंक का होता है। तो आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेता है कि स्कूल के कोड कितने अंकों के होंगे, या गांव के कोड कितने अंकों के होंगे, स्टेट के कोड कौन से होंगे। इस प्रकार ये सारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके मैंने बताने की कोशिश की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखो इस सैनिक स्कूल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू, इससे पहले कि इस प्रश्न पे हम डिस्कस करें, इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में क्या इसका सीन है भारत में। सैनिक स्कूल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आगे वाला जो भी कोई वीडियो आए उसमें आपको ज़्यादा इसमें मगजमारी करनी नहीं पड़े। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान में 35 सैनिक स्कूल हैं संपूर्ण देश में, और 35 तो हैं और आपके 27 प्रस्तावित हैं। इस 27 में से 5 राजस्थान में प्रस्तावित हैं, जिसमें एक जयपुर में है, एक दौसा में है, एक जयपुर में, एक दौसा में, एक अलवर में, एक उदयपुर में और एक पाली में। ये 5 प्रस्तावित है 27 में से। इन जो 35 हैं उन 35 में 2 रनिंग में है भाई राजस्थान में। एक तो चित्तौड़ में जो 1961 में स्थापित हुआ था बी संकटा मेनन की सहायता से, और एक 2018 में झुंझुनू में हुआ था 2018 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब पीछे की तरफ बढ़ते हैं। अभी सैनिक स्कूलों के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। सैनिक स्कूल चित्तौड़ यानी ये जो है ना 1961 में स्थापित हुई थी, 1961 में स्थापित हुई थी। के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो 7 अगस्त 1961 में ब्रिगेडियर संकटा मेनन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वाधान से संबंधित राज्य सरकार
राजस्थान सरकार के साथ मिलकर कार्य करता है, ये भी आपका सही है। इस सैनिक स्कूल को आज तक कभी भी राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिला, ये कथन गलत है भाई, क्योंकि 2014 में इसको राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। तो ये कथन आपका आंसर नंबर तो 3 हो जाएगा। ये स्कूल ऑफ इंडिया पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस आईपीएससी का सदस्य होता है, तो ये भी कथन सही है, क्योंकि जो भी सैनिक स्कूल हैं वो सबके सब आईपीएससी के सदस्य होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, इस स्कूल को आज तक कभी भी राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिला है, ये कथन गलत है, क्योंकि 2014 में राष्ट्रपति अवार्ड इसको मिल चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। देखिए, इसमें 4 कथन हैं और उनके प्रतिपादक के बारे में बताया गया है कि वैज्ञानिक प्रबंधक के जनक F.W. टेलर हैं, ये स्टेटमेंट सही है। आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्यूल हैं, ये भी सही है। प्रोफेसर यशपाल समिति हुई थी, शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए थे 1993 में, और उसका विषय जो था वो बिना बोझ के सीखना है, ये भी सही था। और विद्यालय परिसर की अवधारणा का सर्वप्रथम राजस्थान में विकास हुआ, तो ये जो है वो राजस्थान नहीं आएगा। विद्यालय विकास परिसर की अवधारणा की शुरुआत यूपी से हुई थी, तो आपका यहाँ पे विकल्प जो है वो 4 नंबर का हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। एसडीएमसी में कुल 23 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति में 16 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। एसएमसी की साधारण सभा की बैठक की कोरम वर्तमान में 33% नहीं है, पहले 33% थी, लेकिन वर्तमान शब्द आ गया है, इसलिए यहाँ पे यदि 25% होता तो वो आपका सही था। और एसएमसी की वर्ष में न्यूनतम 3 बैठकें जरूरी हैं, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर का। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में कुछ वाक्य दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चिन्हित कीजिए। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1957 को हुई, बिल्कुल सही है। यह जयपुर के से अजमेर 1961 में स्थानांतरित हुआ था, बिल्कुल सही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो है वो 1 अगस्त 1957 में जयपुर में की गई थी, लेकिन बाद में 1961 में इसको अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। ये प्रश्न पिछली बार की जो आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हुई थी उसमें ऐसे कैसे आया था, तो ये भी सही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल 63 सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे यही आपने चूक की है, यहाँ पे 63 सदस्य नहीं होते हैं, ये 3 और 6 का चक्कर है भाई। तो यहाँ पे 36 सदस्य होते हैं, 63 नहीं होते। तो ये वाला यहाँ पे आपका 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4, क्योंकि सदस्यों की संख्या 63 नहीं होती, सदस्यों की संख्या 36 होती है। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सैनिक स्कूलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। भारत में सैनिक स्कूल स्थापित करने का श्रेय तात्कालिक रक्षा मंत्री वीवीके कृष्ण मेनन को जाता है, बिल्कुल। आपका जो लखनऊ की सैनिक स्कूल थी, लखनऊ उत्तर प्रदेश, उस लखनऊ उत्तर प्रदेश की सैनिक स्कूल के बारे में आपको ध्यान रखना है। वीवीके कृष्ण मेनन की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत का पहला सैनिक स्कूल था। वर्तमान में 35 हैं, 27 प्रस्तावित हैं और 35 वर्तमान में कार्यरत हैं। इन 35 में 2 राजस्थान में हैं, ये ध्येय रखना। और जो 27 प्रस्तावित हैं उनमें 5 राजस्थान में प्रस्तावित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सैनिक स्कूलों का ध्येय वाक्य बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति है। ठीक है, अभी तक संपूर्ण देश में केवल 33 सैनिक स्कूल हैं और राजस्थान में वर्तमान में 2 सैनिक स्कूल हैं। ये आपको देखना है, सभी कथन इसमें सही हैं। ये 35 अभी 33 थे और 2 बाद में भी लेटेस्ट हुई हैं, तो शायद 35 यहाँ पे हो गए हैं। 33 आपके बुक्स में मिलेगा, तो 35 हैं। इसकी डिटेल अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि 35 जो सैनिक स्कूल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 4। भारत में सैनिक स्कूल स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो वीके कृष्ण मेनन को जाता है, और ये इस प्रकार के स्कूलों में कक्षा 6 में यदि 10 से 12 वर्ष की आयु है तो प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 9 में 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है। बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति इसका ध्येय वाक्य होता है, ये भी यहाँ पे सही है। पहला सतारा महाराष्ट्र में स्कूल स्थापित हुआ था, जिसमें से केवल लखनऊ सैनिक स्कूल ही राज्य सरकार के अधीन है। यह हाल ही में पहली बार लड़कियों को भी एडमिशन दिया गया है, 2018-19 के सत्र में दिया गया था कक्षा 9 में, और वर्ष 2020-21 में कक्षा 6 से ही लड़कियों को प्रवेश देना शुरू कर दिया है। इन स्कूलों का संचालन रक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन 2 स्कूल ऐसी हैं, एक तो लखनऊ की यूपी में लखनऊ की सैनिक स्कूल और एक जम्मू कश्मीर की सैनिक स्कूल। ये 2 स्कूल ऐसी हैं जिनका संचालन राज्य सरकार करता है, बाकी सबका केंद्र सरकार के द्वारा जो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। राजस्थान में वर्तमान में 2 सैनिक स्कूल हैं। प्रथम सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 7 अगस्त 1961 को स्थापित की गई थी, और बीच संकटा मेनन को यहाँ प्रधानाचार्य बनाया गया था। और ये जो राजस्थान की जो है स्कूल चित्तौड़ वाली, इसका ध्येय वाक्य जो है वो दैन्यम न पलायनम है। ये आपको ध्यान रखना है, न दैन्यम न पलायनम। जबकि अप्रैल 2018 से राज्य का दूसरा और देश का 27वां सैनिक स्कूल झुंझुनू में शुरू किया गया है, जिसका ध्येय वाक्य है राष्ट्रीय समर्पणाम। तो ये आपको ध्यान रखना है, झुंझुनू वाले का क्या है और चित्तौड़ वाले का ध्येय वाक्य क्या है। राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल अलवर में प्रस्तावित है, और चित्तौड़ और झुंझुनू में पहले से ही सैनिक स्कूल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में मिलिट्री स्कूलों के संदर्भ में देखिए, मिलिट्री स्कूल जहां भी पढ़े आप, वहां पे आपको ध्यान रखना है 5, यानी संपूर्ण भारत में 5 मिलिट्री स्कूल हैं। उन 5 में से 2 तो आपके कर्नाटक में है, 2 राजस्थान में है और 1 हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको यहाँ पे जो देखना है वो ये देखना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। भारत में मिलिट्री स्कूल खोलने का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के जहन में 1922 में आया। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1914 से 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध चला, उस दौरान तात्कालिक जो ब्रिटिश सम्राट हैं जॉर्ज पंचम, उनके दिमाग में यह आया कि भारतीय सैनिकों ने इतना धैर्य के साथ इतना साहस का प्रदर्शन किया है, तो इनकी जो संतानें हैं उनके लिए एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उन्होंने ये काम किया था। ये कक्षा 6 से 12 तक के अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय होते हैं। इसमें केवल लड़कों को ही प्रवेश दिया जाता है। देखिए साथियों, इसमें लड़कों को प्रवेश दिया जाता था, लेकिन अभी 75वें जो स्वतंत्रता दिवस है उसके अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि इसमें जैसे सैनिक स्कूलों में 2018-19 में शुरू कर दिया लड़कियों को प्रवेश देना, ठीक उसी प्रकार मिलिट्री स्कूलों में भी जो है ये व्यवस्था की गई है। और अब जो सत्र आएगा 2022-23 तो उसमें आपके लड़कियों को मिलिट्री स्कूलों में भी प्रवेश दिया जाएगा। तो पहले तो ये वाक्य सही था, लेकिन अब शायद गलत हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत में 5 मिलिट्री स्कूल हैं, जिसमें 2 राजस्थान में, ये भी सही है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वर्तमान ध्येय वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है, खुद से पहले सेवा, जो पहले सीलम परम भूषणम है। ये स्टेटमेंट गलत है भाई। देखिए, ये तो पहले था और ये सीलम परम भूषणम अब है, अब इसको उल्टा किया है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यदि ये स्टेटमेंट ऐसे होता कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वर्तमान ध्येय वाक्य सीलम परम भूषणम है, जो पहले सर्विस बिफोर सेल्फ था, तो फिर ये सही था। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही होगा, 2 नंबर का आंसर होगा। यदि कि भारत में मिलिट्री स्कूल खोलने का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के जहन में 1922 में आया। उन्होंने 2.5 लाख रुपए का एक देशभक्ति कोष बनाया और जालंधर कैंट, जो उस समय पंजाब में था, में किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल
शुरू किया। 1925 में यहाँ कक्षाएं शुरू हो गई और 1954 में इनको पब्लिक स्कूल का दर्जा दिया गया। 1966 में इन स्कूलों का नाम बदलकर मिलिट्री स्कूल कर दिया गया और 2007 में वर्तमान नाम जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS बोलते हैं वो 2007 से है। तो आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखना है कि 1966 में मिलिट्री स्कूल नाम दिया गया था और 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इसको नाम किया गया था। यह अंग्रेजी माध्यम की स्कूल हैं, केवल लड़कों को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन अब लड़कियों का भी इसमें शुरू हो गया है। भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित इन स्कूलों में 6, 9 और 12 में प्रवेश दिया जाता है और वर्तमान में भारत में 5 सैनिक स्कूल हैं जिसमें 2 राजस्थान में है। देखिए, पहली जो सैनिक स्कूल है वो चैल हिमाचल प्रदेश में है जो 1925 में स्थापित हुई। दूसरी सैनिक स्कूल है आपके अजमेर में जो राजस्थान में है। तीसरी बेलगांव कर्नाटक में है। चौथी बेंगलुरु कर्नाटक में है और 5वीं 1962 में स्थापित हुई थी धौलपुर में। तो ये जो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 मिलिट्री स्कूल हैं, एक तो अजमेर में है और एक धौलपुर में है। धौलपुर वाली मिलिट्री स्कूल जो है स्वतंत्रता के बाद स्थापित एकमात्र स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है। स्थापना 1962 में की गई थी और ये अजमेर वाली 1930 में ही हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वर्तमान ध्येय वाक्य है शीलम परम भूषणम, जो पहले सर्विस बिफोर सेल्फ अर्थात खुद से पहले सेवा था। 1952 से 66 के बीच प्ले द गेम भी इसका ध्येय वाक्य रहा था। ये आपको ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। DD ज्ञान दर्शन एक भारत का पहला रेडियो टीवी चैनल है। इसका अपलिंकिंग आधार जो है GSAT 1 है। वाक्य बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। DD ज्ञान दर्शन 1 की नोडल एजेंसी NCERT को बनाया गया है और DD 2 की नोडल एजेंसी IIT दिल्ली को बनाया गया है, ये भी सही है। ज्ञानवाणी एक शैक्षिक FM नेटवर्क है जिसकी स्थापना 7 नवंबर 2001 को हुई, ये भी सही है। एजुसेट प्रथम भारतीय कृत्रिम शैक्षिक उपग्रह है जिसको 20 सितंबर 2004 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा आपका। सभी कथन सही है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं और यहाँ पे इसकी जो भी व्याख्या है वो आपको PDF में मिल जाएगी कि किस प्रकार क्या चीज यहाँ पे होगी। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल सही है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान तो कतई नहीं है, तो यही स्टेटमेंट आपका सही होगा। आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रबंधक एक सामाजिक जिम्मेदारी है और प्रबंधक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी आपका सही है। प्रबंधक एक भौतिक विज्ञान नहीं है। औपचारिक रूप से प्रबंध का विकास इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से माना जाता है। पीटर F. ड्रेकर हैं, उसको प्रबंधन का गुरु माना जाता है। फ्रेडरिक बैस्लो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता, हेनरी फेयोल को आधुनिक प्रबंधक का जन्मदाता और भारत में प्रबंधन का जो जन्मदाता है वो अरिंदम चौधरी को माना जाता है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको जो व्याख्या वाला पार्ट मिलता है उससे आपको काफ़ी कुछ सहूलियत मिलेगी और एक बार आपने टेस्ट सीरीज देख ली तो फिर आपको ऑटो मोटिवेशन मिल जाएगा और निश्चित रूप से आप एक सीट अपने लिए पक्का कर पाओगे। भारतीय स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष से अस्तित्व में आया। तो भारतीय स्काउट और गाइड जो है वो 7 नवंबर 1950 से आया था। वर्तमान में स्काउट में के 260 देश सदस्य हैं। प्रतिवर्ष 22 फरवरी को जो है विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। ये फलूसर डिलिस या सिंदल कमल इसका संकेत है। सिंदल कमल इसका एक चिन्ह है। 3 चीजों का आपके बारे में ध्यान रखना है कि जो विश्व गाइड है उसका कार्यालय है जिनेवा में, भारत गाइड का कार्यालय है दिल्ली में और राजस्थान गाइड का कार्यालय है जयपुर में। यह आपको ध्यान रखना है।
अब ये शुरू किसने किया? तो एक व्यक्ति थे बेडेन पावल, उन्होंने 1907 में ब्राउनसी द्वीप है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड के ब्राउनसी द्वीप में कुछ बच्चों को इकट्ठा करके द बॉयज स्काउट आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। और बेडेन पावल ने एक पुस्तक भी लिखी थी, स्काउटिंग फॉर बॉयज। एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था, हु इज द राइटर ऑफ स्काउटिंग फॉर द बॉयज, 1908 में लिखे थे बेडेन पावल ने। 1909 में उन्होंने अपनी बहन अग्नीस बेडेन पावल और पत्नी ओलेव सोम्स के सहयोग से बालिकाओं हेतु बालिका गाइड की शुरुआत भी उन्होंने की थी। तो 1907 के 2 साल बाद 1909 में अपनी पत्नी और बहन के सहयोग से बालिका गाइड की भी शुरुआत उन्होंने की थी। और ये एक बार प्रश्न पूछा था कि कब वो बेडेन पावल भारत में कब आए, तो बेडेन पावल जो है 2 बार भारत में आए थे, एक तो 1921 में, एक 1937 में, 2 बार भारत में आए थे। और भारत में जो है ये स्काउट गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम जरूर ध्यान रखना भाई, इसका वर्तमान अध्यक्ष है अनिल कुमार स्वामी जैन। अनिल कुमार जैन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वैदिक, अब यहाँ से हिस्ट्री के शुरू होते हैं। देखिए इस टेस्ट में आपका 1 से लेकर 10 तक करंट के प्रश्न लिए, 11 से लेकर 25 तक आपके मैनेजमेंट के प्रश्न रहे। अब 26 से लेके आपका जो है 40 तक, अर्थात 15 प्रश्न आपके हिस्ट्री के रहेंगे। तो ये अभी 26वां प्रश्न हिस्ट्री का है। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो लोक बाल गंगाधर तिलक ने ये पुस्तक लिखी थी। उसकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं, जैसे द ओरियन है, द आर्कटिक होम इन द वेदाज है, श्रीमद् भागवत गीता का रहस्य है जो उन्होंने मांडले जेल में लिखा था, द हिंदू फिलोसफी ऑफ लाइफ, इथिक्स एंड रिलीजन भी उनकी पुस्तक है। साथ ही जो प्रश्न पूछा गया है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, वेदों का काल और वैदिक वेदांग ज्योतिष भी उनकी पुस्तकें हैं। उनकी रचनाएं आमतौर पे मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में थी। और ये एक पुणे में एक संस्थान है, लोकमान्य तिलक मंदिर नारायणपेट, यहाँ से इनकी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाला लाजपत राय की नहीं है? तो लाला लाजपत राय की द ओरियन नहीं है, क्योंकि अपन ने जैसे जैसे यहाँ पे पढ़ा था तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की हैं, और ये लाला लाजपत राय की दुखी भारत, यंग इंडिया और इंग्लैंड डेप टू इंडिया जो है वो इनकी लाला जी की है। ठीक है, द ओरियन नामक पुस्तक लोक बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित है, जबकि बाकी पुस्तकें लाला जी की हैं। लाला जी की अन्य पुस्तकें हैं दुखी भारत, जो बाद में अनफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई, यंग इंडिया उनकी पुस्तक है, इंग्लैंड डेप टू इंडिया उनकी पुस्तक है, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया भी उनकी पुस्तक है, और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तरुण भारत आदि भी उनकी ही पुस्तकें हैं। 28वां प्रश्न है, भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सभा की स्थापना की थी? तो यहाँ पे सही आंसर है नौजवान भारत सभा की इन्होंने स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिवाजी ने किस दर से भूमि राजस्व वसूल किया था? तो ये 40% भूमि कर वसूल किया करते थे, और 40% का बटे में 2/5 होगा, तो आंसर होगा आपका 4। अब यहाँ पे द स्मार्ट स्टडी जयपुर के द्वारा ये जो टेस्ट सीरीज आयोजित करवाई जा रही है उसका आपको कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस, उसका टाइम टेबल यहाँ पे दिया गया है। देखिए 15 तारीख को क्या होगा, 22 तारीख का, मतलब प्रत्येक संडे टू संडे टेस्ट आयोजित हो रहे हैं, और इसकी जो संपूर्ण PDF भी आपको मिलती है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑल राजस्थान टेस्ट रैंकिंग आपको बताई जाती है, और आपको एक सिस्टम के थ्रू गो आउट करना होता है ताकि आप परीक्षा में एक इत्मीनान से बैठ के ऐसी परीक्षा दे सकें जिससे आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो PDF में आपको मिल जाएगा, इसका संपूर्ण जो टाइम टेबल है
तो ये परीक्षा लास्ट जो पेपर होगा आपका वो 30 अक्टूबर को हम टेस्ट सीरीज को समाप्त कर देंगे। लेकिन यदि परीक्षा आगे होती है, जैसे कि उम्मीद है फरवरी 2023 तक ये परीक्षा आयोग करवाएगा, तो ये जो 4 महीने हैं इसी फीस में जो अभी आप पे कर रहे हैं उसी फीस में आपको आगे और टेस्ट बढ़ाए जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात् इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के नियमों को प्रस्तुत करता है? तो ये देवल स्मृति है, उसमें ये सारी चीजें मिलती हैं। ये आपका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह बारट के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, असत्य कथन का चयन करना है। वर्धा में उनके नाम से राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया गया, जिसके संपादक विजय सिंह पथिक थे। बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट पर ब्रिटिश सरकार ने प्यारेलाल नामक साधु की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा की, जिसकी जांच आर्मस्ट्रांग नामक अधिकारी को सौंपी तथा राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल बिहार में भेजा गया। ये भी सही है। वे इटली के राष्ट्रपिता मैजिनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ये भी आपका सही है। वे 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में शामिल हुए थे। ये कभी नहीं है, उन्होंने तो उल्टा फतेह सिंह को वहां जाने से रोका और था। 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इनमें सभी राजाओं के साथ मेवाड़ के महाराणा का जाना राजस्थान के जागीरदार क्रांतिकारियों को उचित नहीं लगा, अतः उनको रोकने के लिए शेखावटी के मलसीसर के ठाकुर भूर सिंह ने ठाकुर करण सिंह और जोबनेर के गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली जाने से रोकने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तब केसरी सिंह भारत ने चेतावनीरा चूंटा नामक सोरठे रच के फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। ठीक है। 32वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? 32वां प्रश्न का सही आंसर होगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1876 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में की थी। ठीक है। 33वां प्रश्न है, अकबर के काल में मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब सारे कथन सत्य हैं, एक कथन असत्य है और असत्य वाले कथन को आपको चयन करना है। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। बिल्कुल सही। अकबर ने चित्रकार दसवंत को साम्राज्य का अग्रणी कलाकार घोषित किया था। ये भी सही है। अकबरकालीन चित्रकला में नीला बिल्कुल सही, लाल भी सही है, पीला भी सही है, हरा, गुलाबी और सिंदूरी, ये सारे रंगों का इस्तेमाल होता था। अकबर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। अकबर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर चित्रकला का पारखी हो सकता है, कुशल पारखी नहीं, क्योंकि कुशल पारखी तो जहांगीर था। जहांगीर कहा करता था कि यदि कोई चित्रकार कोई चित्र बनाए और उसके चित्र के अलग अलग भाग अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाया गया हो, तो मैं बता सकता हूं उस चित्र का कि कौन सा अंग कौन से चित्रकार द्वारा बनाया गया है। तो अकबर नहीं, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। मुगलकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। शाहजहां ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया। मुगल चित्रकारी ने जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की। मुगलकार की राजभाषा उर्दू नहीं थी, फारसी थी। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। औरंगजेब ने भारतीय वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण दैनंदिन डायरी में दिया है। ये भी सही है। निम्न में से कौन से एक विकल्प में अशोक के स्तंभों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले सही लक्षण दिए गए हैं? कांतिमय पोलिस सही है। कांतिमय पोलिस और एकास्म वर्गाकार आधार, अष्टकोणीय आकार और कांतिमय पोलिस वर्गाकार आधार, तो ये नहीं है इसमें सही लक्षण नहीं, सॉरी, ये कांतिमय पोलिस इसमें भी है, इसमें भी है। ये सही आंसर होगा आपका। तो 2 नंबर का आपका सही आंसर होगा। मौर्य काल में सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकास्म स्तंभ हैं, जो कि उसके धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे। स्तंभ की विशेषता सारनाथ स्तंभ, चमकीली पोलिस, घंटाकृति तथा शीर्ष भाग में पशु आकृति के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि कला की प्रेरणा
अखामनी या ईरान से प्राप्त हुई है। 36वां प्रश्न, बौद्ध साहित्य में मलिंदपनो ऐसी प्रश्नोत्तरी के रूप में मिलती है जिसके दो प्रमुख चरित्र हैं, एक नागसेन है और दूसरा मिनेंडर है। तो 2 नंबर का आंसर इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाला लाजपत राय की नहीं है? तो ये आपका द ओरियन है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। 2 नंबर का 4 नंबर का आंसर इसमें हो जाएगा। निम्न में से कौन से क्रांतिकारी ने जापानी भाषा में रामायण का अनुवाद किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रास बिहारी बोस आपका सही आंसर होगा। ये जो गदर हुआ था 1913 वाला, उसके समय रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो है जापान चले गए थे। प्रियनाथ ठाकुर का छद्म नाम उन्होंने लिया था और उसके बाद में जापान जाके, जापान में एक लड़की थी टोसी को, वहाँ से उन्होंने वहाँ उनका विवाह किया और टोक्यो के होटल में, टोक्यो में एक होटल खोलकर जो भी जापान में भारतीय लोग रहते थे उनको संगठित किया और वहीं पे रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद रास बिहारी बोस ने किया था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न 38वां रहा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों के मध्य हुआ? तो 1975 से 1982 आपका सही आंसर होगा। पुरंदर की संधि 1665 को निम्नलिखित शर्तों में से कौन एक सत्य नहीं है? शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने थे, सही। शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजना स्वीकार किया, सही। संभाजी को 5000 या 5000 जात और 5000 सवार का मनसब प्रदान किया गया, ये भी सही है। शिवाजी से यह अपेक्षा नहीं की गई कि वह मुगल सेनापति को बीजापुर अभियान में सहायता प्रदान करे, यही आपका स्टेटमेंट गलत है। आपका उत्तर तो 4 नंबर हो जाएगा। लेकिन पुरंदर की संधि 1665 में ये जो एक शर्त थी कि यदि मुगल दक्षिण भारत में युद्ध करने के लिए जाते हैं तो वहां पे शिवाजी से अपेक्षा की गई थी कि शिवाजी उनका साथ दे, ऐसी अपेक्षा नहीं की गई थी वाला स्टेटमेंट गलत है। तो 4 नंबर का आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, वह दही जमा रही है, शुद्ध है। तो दही थोड़ी जमता है, दूध जमता है। रात भर गधे भौंकते रहे, गधे कहां भौंकेंगे, कुत्ते भौंकते हैं, ये भी गलत है। तुम सबसे सुंदर हो, ये सही है, नहीं ये सुंदर, तुम सबसे सुंदर हो, नहीं सुंदरतम आना चाहिए, तो ये भी गलत। सारे देश में ये बात फैल गई, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो 4 नंबर का आंसर हो गया। वह दही जमा रही है तो दूध जमा रही है। रात भर गधे भौंकते रहे, गधे नहीं कुत्ते भौंकते हैं। तुम सबसे सुंदरतम हो तो तुम सबसे सुंदर हो, ये उल्टा कर दिया भाई। निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए। देखिए, असुमेलित कौन सा है? तारकेश्वर चांद को कहते हैं, बिल्कुल सही है। तरंगिणी नदी को कहते हैं, ये भी सही है। वारीधर बादल को कहते हैं, लेकिन चित्रलोचना तोता नहीं होता है, मैना होता है। उत्तर नंबर विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता था? तो एक तो ये ध्यान रखना है कि जिस क्रिया में कर्म का होना अनिवार्य होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रमेश भोजन कर रहा है, रेशमा बधाई जा रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं, नदी बह रही है, तो ये जो वाक्य है आपका 1 नंबर, रमेश भोजन कर रहा है, इस वाक्य में भोजन कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है सकर्मक क्रिया यही है। कौन सा शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अंश कंधा होता है और अंश हिस्सा होता है, ये तो सही है। अंगना घर का आंगन होता है, अंगना स्त्री होती है। अन्न अनाज होता है, अन्य दूसरा होता है। अनिल तो हवा होती है, अनिल हवा, और अनल आग, तो ये उल्टा कर दिया है, इसलिए 4थे नंबर का आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, इसके बाद फिर क्या हुआ, ये कैसे संभव है? तो इसका आंसर तो 4 हो जाएगा। और ये जो 3 शेष वाक्य है, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं का सही जो शुद्ध वाक्य होगा, मैं प्रातः काल पढ़ता हूं।
जज ने उसे मृत्युदंड खुद ही सजा है तो सजा लगाने की जरूरत नहीं है, जज ने उसे मृत्युदंड दिया, ये सही हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, फिर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका सही उत्तर तो इसमें 4 हो जाएगा। अब आपके इंग्लिश के प्रश्न हैं, तो 5 हिंदी के आ गए तो 5 इंग्लिश के भी होंगे, और जो प्रश्न होंगे वो वास्तव में स्तरीय प्रश्न होंगे, परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। आगे देखिए, द प्रिंसिपल खालिस्तान द एनुअल प्राइज एट दिस टाइम टुमारो। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि वाक्य भविष्य काल का है, और भविष्य काल में कोई भी कार्य को बताते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एट दिस टाइम इस काल को बता रहा है, तो उसकी सहाय क्रिया लगाएंगे अपन विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो यहां पे 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इनडायरेक्ट बनाना, नरेशन में इनडायरेक्ट बनाना है, तो राम सैड ही वाज वेरी बिजी देन। डायरेक्ट बनाना है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट है तो नरेशन चेंज करना है। तो नरेशन चेंज करते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है, ठीक है। तो यहां पे वाज की जगह आई के साथ एम हो जाएगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा राम सैड आई एम वेरी बिजी नाउ, ठीक है। देन का नाउ हो ही जाएगा, तो इससे भी पकड़ सकते हो आप। तो 1 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय ऑन बिफोर एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको पता चल रहा होगा, इफेक्ट ऑन, एम्फेसिस ऑन, इम्पोजिशन ऑन, लिमिट ऑन, कमेंट ऑन, कंसंट्रेट ऑन। लेक्चर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, लेक्चर ऑन हो सकता है लेकिन रेफर टू होता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और रिमार्क ऑन, रिपोर्ट ऑन और कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, तो ये भी सारा सही है। तो 3रा नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। द एयरपोर्ट हैज बीन क्लोज्ड फॉर मोर देन 3 months, ठीक है। तो यहां पे 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द मीटिंग पोस्टपोन्ड एडजर्न एट 6 o'clock, ठीक है। एडजस्ड और प्रपोज्ड, तो इसमें चारों में जो सही आंसर होगा वो तो एडजर्न होता है स्थगित करना, पोस्टपोन्ड होता है आगे के लिए टालना, और एडजस्ड होता है घोषित करना, प्रपोज्ड होता है पूर्व निर्धारित, इसलिए सही विकल्प एडजर्न ही इसमें होगा। अब 5 प्रश्न आपके पॉलिटी के आएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहां की गई है? मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, नीति निर्देशक तत्वों में। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों में भी है, मूल कर्तव्यों में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है। अब इसकी व्याख्या देखिए आप, भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत एवं अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार का मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा जोड़ा गया। संविधान समिति का विचार था कि जहां संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान है, वहीं उनके लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख होना भी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में जो भी इसकी है वो आपको इसमें मिल जाएगा। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है, ये सही है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो, ये तो प्रावधान था, बाद में कुछ अलग हो गया। तो कथन तो सही है, कारण गलत है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें आंसर आना चाहिए। 4 नंबर का कैसे है? ए गलत है। भारत के प्रत्येक राज्य के, हाँ ये गलत है भाई, प्रत्येक राज्य में नहीं है, कुछ राज्यों का सामूहिक भी तो है। तो ये आपका आंसर नंबर 4 इसमें हो जाएगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 तो ये बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तो उसमें यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी का भी एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है, और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है वो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। 53वां प्रश्न, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ये संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार परिधि से परे हैं, बिल्कुल सही है। ये जनता के द्वारा संविधान सभा में प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। ये संसद की संविधानीय शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 मतलब केवल एक यहाँ पे सही है कि मूल ढांचे को तो संसद भी चाहे तो नष्ट नहीं कर सकती। भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति संसद में नहीं है। यह संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति से परिधि से बाहर है, क्योंकि केशवानंद भारती केस जो हुआ था उसने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। तो केशवानंद भारती विवाद बनाम भारत राज्य में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह निर्णय दिया था कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है आधारभूत ढांचे में परिवर्तित नहीं कर सकती। 54वां प्रश्न है, नीचे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। अनुच्छेद 54 क्या है, अनुच्छेद 75 की नियुक्ति 75 क्या है, तो 155 क्या है, 164 क्या है, तो सारा जो है वह आपको यहाँ पे बताए 1 2 3 4 जो है वो हो जाएगा। अनुच्छेद 54 है भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आ जाएगा। अनुच्छेद 155 में राज्य का राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। इसके बारे में इसकी डिटेल नीचे दे रखी है ताकि आप इसका प्रिंट निकलवा के पढ़ सकें। संविधान के अनुच्छेद 75 के संबंध में निम्न में से कौन से है? मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार रहेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं होगी। तो ये तो सारे ही सही हैं, 1 2 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। दूसरा जो उपबंध है वो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है वो किसी उच्च न्यायालय में जांच पड़ताल उसकी नहीं की जा सकती, क्योंकि अनुच्छेद 75 में इस प्रकार का कोई प्रावधान दिया हुआ नहीं है। गणित जो है और रीजनिंग के प्रश्न अब आ रहे हैं। 15 प्रश्न यहाँ पे आपके होंगे, 10 प्रश्न होंगे। 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा गत्ते का एक बॉक्स बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के गत्ते की आवश्यकता होगी? तो आपका जो ये यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके बता दिया गया है 432 वर्ग सेंटीमीटर 3 नंबर का आंसर, और इसका कंप्लीट डिटेल व्याख्या इसमें दे रखी है, इसमें आप देख सकते हैं। 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है यहाँ पे डाल रखी है 25 होती है और 4 नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नीचे दी गई आकृति में विकिरणों की संख्या कितनी है? तो विकिरणों को आप इसमें गिनोगे तो 12 विकिरण इसमें आएंगे और उत्तर का विकल्प आपका 1 होगा। किस प्रकार क्या कौन कौन से विकल्प हैं वो आपको नीचे यहाँ पे दे रखा है, एक एक को गिन के, ये आपको इत्मीनान से देख लेना है। नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं? तो सरल रेखाओं की संख्या यहाँ पे 11 है। अब आप देख लेना 1 2 3, अभी नीचे सारी जो है आप देख सकते हैं। इसमें 60वां है, कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन तथा अन्य शीर्षकों के अंतर्गत एक माह में चीनी की लागत 1,22,035 तथा 23 यूनिट है। तो चीनी की लागत में
सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर क्या होगा। तो ये सारी डिटेल है यहाँ पे। 92 डिग्री का कोण यहाँ पे आपका सही आंसर आपको करना था। एक संगीत कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 3.5 मीटर और 4 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को सफेदी कराने का व्यय क्या होगा वो भी आपको बताना है। तो वे 1460 रुपये होगा। उत्तर आपका विकल्प 3 होगा। व्याख्या आपके नीचे दे रखी है, PDF में मिल जाएगी। शब्दकोश में आने वाले शब्दों का क्रम लिखिए। देखिए शब्दकोश वाला बहुत आसान है, आप एक बार ABCD लिख लीजिए और फिर क्रम वाइज आपको वो कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे B से है, तो B के बाद में जो है दूसरा अक्षर देखोगे तो इन सब अक्षरों में सबसे पहले E पहले आएगा, ठीक है, फिर आपका O आएगा, E आएगा, फिर O आएगा, फिर आपका ये आपका A आएगा, फिर E आएगा, फिर O आएगा, फिर आपका R आएगा और फिर आपका R आएगा। दोनों में ये N से और I से इससे फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका 1 नंबर का आंसर इसमें हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में ऐसे कितने घन हैं जिनमें केवल 2 सतह रंगी हुई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24। नीचे दी गई आरेख में 24 घन है। अभी इसका सारा यहाँ पे आंसर पहले ही इसमें दे रखा है ताकि आपका कम से कम टाइम लगे और प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकें। बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। बिल्ली का बच्चा, बकरी, बछड़ा, बछड़ी। तो बकरी जो है वो अलग हो जाएगा क्योंकि ये सारे बच्चे हैं और ये बच्चे है कि नहीं है वो आपको स्पष्ट नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश और टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार व्यवस्थित करने पर प्रारंभ से तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द कौन सा है। तो ये आपका वैल्यू पोएट्री यहाँ आपका आंसर सही होगा। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। अलवर जिले के हरियाणा में लगा राठ क्षेत्र कहलाता है, सही। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र मेवल कहलाता है, ये भी सही है। हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास क्षेत्र को यादेह कहा जाता है, ये भी सही। अजमेर और राजसमंद जिले को भीम क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। अजमेर और राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र, भीम क्षेत्र नहीं दिवेर क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट और 4 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे राजस्थान के प्रमुख नगरों और उनके उपनाम दिए गए हैं, इनमें से असंगत युग्म का चयन कीजिए। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है, सही। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर है। राजस्थान का पंजाब सांचौर है और नवाबों का शहर कोटा है, नवाबों का शहर टोंक है, तो यहाँ टोंक आता तो सही था। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 68वां है, नीचे राजस्थान के व्यक्तित्व और उसके उपनाम दिए गए हैं, इनमें से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो राजस्थान का CR दास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, राजस्थान की राधा मीराबाई, राजस्थान की उड़नपरी हमीदा बानो और स्वेवेश की सनसनी मंजू राजपाल। तो मंजू राजपाल तो आदिवासियों की बाईजी कहलाती है, स्वेवेश की सनसनी मंजू राजपाल नहीं है, सुरभि मिश्रा हैं। तो यहाँ पे यदि सुरभि मिश्रा आता तो ये सही हो जाता, तो यहाँ पे भी आपका विकल्प नंबर 4 सही होगा। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश के बारे में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश का 60% भाग बालुका स्तूपों से युक्त तथा 40% बालुका स्तूपों से मुक्त है, ये सही है। इस भूभाग में 12 जिले शामिल किए गए हैं, ये भी सही है। यहाँ देश की कुल आबादी का 40% जनसंख्या का अधिवास है, ये भी सही है। इस प्रदेश का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। यह मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्टिक अफ्रीकी मरुस्थल का एक भाग है। अब देखिए यहाँ पे A, B और E यहाँ पे सही है, C गलत है, कथन C यहाँ पे गलत है। राज्य की कुल आबादी का 40% भाग जनसंख्या अधिवास है, कथन D भी गलत है क्योंकि इस प्रदेश सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व नहीं दक्षिण से उत्तर है और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। 70वां प्रश्न है, माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। तो ये आपका माही नदी पे ही है, 1 नंबर का आंसर सही होगा इसमें।
ओबाउल नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ओबाउल का नियम है तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उससे संबंधित होता है इसमें। तो ये सारी जो है इसके ओबाउल का नियम क्या है वो सारा इसमें बताए गए। ओबाउल जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय बनाना या रचना करना। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? TNT ट्राइनाइट्रोटाइलिन। कौन सा युग्म सही नहीं है? RDX रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव और TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और TNP ट्राइनाइट्रोफिनाइल। तो पहला तो है TNT पीला क्रिस्टलीय टाइलून के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सादर नाइट्रिक के अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। इसका पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटाइलून होता है। ये सारे ही सही है भाई, ये थोड़ा बोनस अंक मिल जाएगा इसमें आपको। द्रवित एवं तरल पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका द्रवित पेट्रोलियम गैस में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन 4 तत्व होते हैं। 2 नंबर का आंसर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें जो गैस में वो जो गंध आती है वो एथिल मर्कप्टेन की वजह से आती है। एंटीबायोटिक्स का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो एंटीबायोटिक्स का आविष्कार आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया था जब उन्होंने पेनिसिलिन नामक एक दवाई बनाई थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन है। डार्विन ने ही वो सिद्धांत दिया था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका हिंदी अनुवाद होता है प्रजातियों की उत्पत्ति पर। तो ये जो आपका बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रकार ये आज के 75 प्रश्न होते हैं। साथियों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स का लिंक दे रखे हैं, हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करके अपनी तैयारी तेज कर सकते हैं, उसको गति प्रदान कर सकते हैं और अपने लिए एक सीट फिक्स कर सकते हैं। धन्यवाद।